गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं नितेश तिवारी आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का काव्य सौंदर्य के तत्व इस चैप्टर को। ये हिंदी व्याकरण का चैप्टर है काव्य सौंदर्य के तत्व। कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी क्लासों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कक्षा 9 से लगा करके 12 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं इसे ध्यान से देखें। ये 6 मार्क्स का पूछा जाता है 9 में और 10 में। कक्षा 11 और 12 में कुछ ज़्यादा मार्क्स से पूछा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 10th वाले और 12th वाले ज़्यादा ध्यान दें। काव्य सौंदर्य के तत्व में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर 1 रस और अलंकार और छंद। रस, अलंकार, छंद ये 2-2 नंबर से कक्षा 9 में और कक्षा 10 में पूछे जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं रस। रस क्या है? तो रस की परिभाषा यहाँ पे लिखी है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं इसको। रस की परिभाषा क्या होती है? काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने में जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, किसी कविता को पढ़ते हैं या उसको सुनते हैं या किसी नाटक को देखते हैं तो उसमें हमें कुछ न कुछ आनंद प्राप्त होता है, नहीं होता है? तो जो आनंद हमें प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम रस कहेंगे। आनंद का दूसरा नाम ही लगभग रस ही होता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सी परिभाषा है। काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने में जो आनंद मिलता है, जो आनंद आता है, वो क्या है? वही रस है। यह आनंद अलौकिक तथा अवर्णनीय होता है। अलौकिक का क्या मतलब है? अलौकिक का मतलब होता है जो दिखता नहीं है, ठीक है, और अवर्णनीय जिसका वर्णन न किया जा सके। तो यह अवर्णनीय और अलौकिक है। फिर देखते हैं इसके बाद में रस के अंग। रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। आज हम इस सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे परिभाषा से रिलेटेड, कि परिभाषा को कैसे याद करना है। रस की परिभाषा किस तरीके से हमें याद करनी है और केवल एक ही परिभाषा से जो है सभी परिभाषाएं याद करनी है, ठीक है। ये नहीं है कि 9-10 जो भी रस होते हैं उनकी सबकी अलग अलग परिभाषा याद करनी पड़े। केवल एक परिभाषा याद करवानी है और उसी से सारी परिभाषाएं तुम लोग अपने आप कर लोगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बहुत ही सरल तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसका पहले इसका जो बैकग्राउंड है ये सब देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है, जैसे रस के अंग कौन कौन से होते हैं, ये जो इसके 4 अंग होते हैं, रस के 4 अंग हैं, और बाकी स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव क्या है, इन चीज़ों पर थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद में परिभाषा से बात करेंगे, क्योंकि परिभाषा पर ये होता है हाई स्कूल और 9th में दोनों क्लासों में लगभग केवल परिभाषा ही पूछी जाती है। इंटर में और फर्स्ट ईयर दोनों क्लासों में क्या होता है कि इनमें कभी कभी उदाहरण दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इनकी ये कौन सा रस है या कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, को उदाहरण दे दिया जाता है। हाई स्कूल में भी ऐसा होता है लेकिन बहुत कम होता है। उसमें डायरेक्ट आता है कि बताइए कि हास्य रस की परिभाषा क्या है, करुण रस की परिभाषा क्या है। 9th में पूछ लेते हैं कि श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण दीजिए, ये सब पूछा जाता है। तो सबके लिए सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी जो है इसमें स्थायी भाव पढ़ेंगे, विभाव पढ़ेंगे, अनुभाव पढ़ेंगे और संचारी भाव पढ़ेंगे। ये जो है डीपली नॉलेज होना थोड़ा ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ऊपर से तो सब पढ़ा देते हैं, नीचे से जो एक एक चीज़ है समझनी वो बहुत ज़रूरी हैं। तो इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। स्थायी भाव क्या होता है, हम बात करेंगे स्थायी भाव पे। स्थायी भाव, जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। कौन से भाव? देखिए, हम लोग रात दिन सुबह शाम हर समय कुछ न कुछ सोचा करते हैं, कुछ न कुछ ऐसे विचार होते हैं वो हमारे मन में चला करते हैं। तो वो जो विचार होते हैं वही भाव होते हैं, और वो भाव वो सुषुप्तावस्था में सोए हुए होते हैं।
कभी कभी जब उसकी कोई घटना वैसी घटती है तो वो अपने आप जागृत हो जाते हैं। जैसे अभी हम बैठे हैं, यहाँ पर कोई सर्प आ जाए तो क्या होगा, हम एकदम डर जाएंगे, एकदम भाग खड़े होंगे, तो डर वाला जो भाव था वो जागृत हो गया। तो क्या होगा, वही स्थायी भाव होता है जो सोया हुआ होता है और एकदम जागृत हो जाता है। अभी जैसे कोई हंसी वाली बात हो जाए तो एकदम हंसने लगते हैं, ये पहले से डिसाइड नहीं था कि हम हंसेंगे, लेकिन एकदम हंसने लगेंगे क्योंकि वो एक भाव है, और हास्य वाला जो भाव है वो एकदम जागृत हो गया। तो स्थायी भाव क्या होते हैं, जो भाव स्थायी रूप से, अब इसका अगर शाब्दिक अर्थ ही देखा जाए तो स्थायी माने स्थायी रूप से और भाव माने विचार या भाव। तो जो भाव हमारे हैं जो स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं हमारे अंदर, लेकिन वो सोए हुए होते हैं, ठीक है, जब कोई भी घटना घटती है तो उसके साथ में वो जागृत हो जाते हैं। तो जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन बता दें अभी 2 स्थायी भाव और बढ़ गए हैं, वात्सल्य और भक्ति रस से रिलेटेड है। एक है, कहीं कहीं पर तो केवल 10 ही मिलते हैं, केवल वात्सल्य को ही जोड़ा गया है, ठीक है। भक्ति रस बहुत कम मिलता है, लेकिन बड़े क्लासों में जैसे आप लोग जाएंगे तब देखेंगे वहाँ पर 11 हो गए हैं। तो इसमें लिखा है कि कुछ आचार्यों ने 2 और स्थायी भाव वात्सल्य रस को स्थायी भाव मान लिया है, इसलिए इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या 11 हो गई है। देखते हैं आगे विभाव क्या होता है। जिस सामग्री द्वारा स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। अभी मैंने कहा था कि देखिए कुछ न कुछ ऐसा होता है जब उसमें कोई भी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है तभी, जब तक कोई घटना नहीं होती तब तक स्थायी भाव जागृत नहीं होते, उस घटना को हम क्या कहेंगे, विभाव कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं विभाव के प्रकार। तो विभाव के प्रकार कितने होते हैं, विभाव के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन के भी 2 होते हैं, आश्रय और विषय, ठीक है। इसके नीचे जो है अनुभव, तीसरे नंबर पे आता है अनुभव। अनुभव क्या है, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव के जागृत तथा उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव के जागृत तथा उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे कि कहा जाए जो व्यक्ति है, जब उसमें क्या हुआ, किसी विभाव की घटना घटी, जैसे कोई घटना घटी, विभाव हुआ, तो होता क्या है, उसके अंदर जो स्थायी भाव था वो जागृत हो गया। तो उस जागृत होने के बाद में उसमें कुछ चेष्टाएं होती हैं, ठीक है, जैसे उसमें वो डर गया, कांप गया, या कुछ इस तरीके से घटना घटी, मतलब अगर कोई घटी तो उससे जो उस पर प्रभाव पड़ा, उसका जो इफेक्ट हुआ वो क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा। अनुभाव 2 प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो सात्विक अनुभाव होता है, एक कायिक अनुभाव होता है। कायिक क्या होता है, जब शरीर हिलना, जैसे मान के चलिए शरीर में एकदम कांपने लगना और कुछ हाथ फटफटाना या कुछ ऐसा काम करना जिससे शरीर का प्रयोग किया गया हो, कायिक अनुभव होता है। सात्विक अनुभव वह अनुभव होता है जहाँ पर अंदर से व्यक्ति डर जाए, आत्मा से डर जाए, वो सात्विक अनुभव होता है, ठीक है। अब देखते हैं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को ही हम क्या कहते हैं, व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव देखते हैं, स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले अन्य भावों को संचारी भाव कहते हैं। जो स्थायी भाव के साथ में अन्य भाव आते रहते हैं, जैसे एकदम जब कोई भी भावना जागृत होती है तो उसके साथ में क्या होता है, बहुत से प्रकार के जो हैं संचारी भाव भी बनते और बिगड़ते रहते हैं, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, वो व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहलाएंगे। तो इसमें विशेष है, संचारी भाव की संख्या 33 बताई गई है। तो कौन कौन से 33 हैं, देखिए मैंने एक लयबद्ध तरीके से इनको 33 को लिखा है, वैसे बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर याद करना चाहें तो आप लोग याद कर सकते हैं। इसमें जो है पहला है
निर्वेद आवेग दैन्य श्रम मद जड़ता उग्रता मोह विबोध स्वप्न अपस्मार गर्भ मरण अलसता अमरस निद्रावहित्य औशुक्य उमांद शंका स्मृति मति व्याधि सरास लज्जा हर्ष असूया विषाद धृति चपलता ग्लानि चिंता वितर्क इति समाप्त। तो ये जो हैं संचारी भाव हैं। और इसके आगे देखते हैं। तो हमने बात की कि यहाँ पर हमने गा के बताया तुमको ये संचारी भाव, ठीक है। इनको तुम लोग ऐसे याद कर सकते हो और बाकी लिखे तो हैं, तो इनको जो है समझ सकते हो। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे ये रस के भेद। तो रस के कौन कौन से भेद होते हैं? एक तरफ है रस और दूसरे तरफ है स्थायी भाव। इसमें हमने यहाँ पर 11 के 11 लिखे हैं, ये देख सकते हो तुम लोग। वात्सल्य और वात्सल्य के बाद में है भक्ति रस। 11 रस हैं। इसमें कक्षा 9 वाले के लिए क्या है? श्रृंगार रस और ये वीर रस, ये दो ही इम्पोर्टेंट हैं 9th के लिए। और 10 वालों के लिए क्या है? करुण रस और हास्य रस, दो, बस दो पढ़ने हैं, बाकी नहीं याद करने हैं। क्योंकि 9th क्लास में पूछे जाते हैं श्रृंगार रस और वीर रस से रिलेटेड परिभाषाएं, उदाहरण पूछे जाते हैं। और कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में करुण रस और हास्य रस दो ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता। तो केवल तुम लोगों को दो याद करने हैं। इसके बाद में देखेंगे इसके सबके यहाँ पर स्थायी भाव देख लेते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, करुण रस का स्थायी भाव शोक, हास्य रस का स्थायी भाव हास, और उसके बाद में जो है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस का स्थायी भाव भय, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? वत्सलता, और भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषय क्या? अनुराग। ठीक है, ये इसके स्थायी भाव थे। इसके बाद में हम परिभाषाएं देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में ये पूछी जाती हैं। तो परिभाषाएं हैं, सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सरल तरीके से इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे। देख लीजिए यहाँ पे जो ये गोल्डन कलर दिख रहा है, पीला वाला, इसमें क्या है? जहाँ जहाँ पर ये लिखा है यहीं पे चीज़ें चेंज की जाएंगी और बाकी परिभाषा जो है नीली जो परिभाषा लिखी है सेम वही रहेगी सभी में। जो भी 10-11 परिभाषाएँ सभी रसों की हैं कतई एक ही जैसी रहती हैं, बस केवल ये चीज़ें चेंज की जाती हैं। तो यहाँ पर हम परिभाषा पढ़ते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी रस, यहाँ पर जो है ये रस नहीं होगा, यहाँ पर भाव होगा, भाव। ठीक है, स्थायी भाव ये काट दो। तो क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, रस रूप में परिणत होता है। यहाँ पे रस होगा, यहाँ पर स्थायी भाव जो है, भाव छूट गया था ना, तो ये परिभाषा है। तो उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। अब यहाँ पर अगर करुण रस होता है तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो यहाँ पे करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, तो उसे
करुण रस कहते हैं। सेम वैसे हो जाएगा जैसे अगर कोई यहाँ पर दूसरा रस होता है, जैसे वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है। यहाँ पर जो है रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, तो उसे श्रृंगार रस क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्थायी भाव और जो रस लिख देंगे, केवल हमें याद रखना है रस और उसका स्थायी भाव। सभी का जो रस और स्थायी भाव जो ये हैं, इन्हें याद रखना है। बस इनको याद रखने से क्या होगा, सबकी परिभाषा अपने आप तुम लोग बना सकते हो एक ही परिभाषा याद करके। ठीक है, तो एक ही परिभाषा याद करो और उसी से सारी परिभाषाएं बना लो। इसमें जो है श्रृंगार रस में थोड़ा बड़ा ये होता है कि श्रृंगार रस के भी भेद होते हैं। तो श्रृंगार रस के कौन कौन से भेद होते हैं जरा देखते हैं। श्रृंगार रस में श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। देखते हैं कि क्या है संयोग और क्या है वियोग। संयोग श्रृंगार रस, देखो संयोग श्रृंगार रस कहाँ? जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के मिलन दशा का वर्णन हो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, जहाँ पर नायक या नायिका, हो सकता है यहाँ पर चेंज होता है, किसी बुक में मिलेगा नायक और नायिका, या कहीं पे प्रेमी और प्रेमिका, तो ये क्या होता है? संयोग रस कहाँ पर होगा? संयोग रस वहाँ होगा जहाँ संयोग हो रहा हो, दो नायक और नायिका आपस में मिल रहे हों, वहाँ पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है कि राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नंग की परछाही, याते सबे सुधी भूली गई कर, टेकी रही पल टारत नाही। राम को यहाँ पर जो है जानकी जी निहार रही हैं, देख रही हैं, तो उस दशा का वर्णन यहाँ पे किया गया। तो ये संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है। और इसी तरीके से हम देखते हैं वियोग श्रृंगार रस। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वैसे काव्य तो बहुत अच्छा होता है पढ़ने और पढ़ाने में। किसी दिन काव्य भी पढ़ाएंगे, इसके पद और जो है उसके पद और उसकी व्याख्या करवाएंगे। यहाँ पर है वियोग श्रृंगार रस, लिखा है जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के विरह दशा का वर्णन हो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। जहाँ पर विरह होगी वहीं पे वियोग होगा। ठीक है, इसमें देखो उदाहरण दिया है, जिन घर कंताते दुख सुखी, जिन गारो औगर्भ, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। ये जो है इसका उदाहरण है वियोग श्रृंगार रस का। इसी तरीके से देखते हैं वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव मैंने अभी परिभाषा बताई थी कि इसका स्थायी भाव, यानी वीर रस का यहाँ पर चाहे आप वीर रस लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए इसका स्थायी भाव, क्योंकि यहाँ पर वीर रस पड़ा हुआ है। तो इसका स्थायी भाव उत्साह है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा भी रस होता तब भी हम कर लेते, जैसे यहाँ पर करुण रस होता तो कैसे करते? इसका स्थायी भाव शोक है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। बस केवल यहाँ पर उसका स्थायी भाव, दो जगह स्थायी भाव लिख लेना होता है और उसके बाद में वही रस हो जाता है। ठीक है, तो परिभाषाएं तुम लोग अपने आप बना सकते हो। इसी तरीके से इसका भी उदाहरण दिया गया है, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक है, ये इसका वीर रस, इसमें उत्साह दिखाया जाता है। जहाँ पर उत्साह हो रहा है, जहाँ पर देखिए उदाहरण पहचानने का एक तरीका होता है, उसका भाव पहचानो कि वो उसमें कहना क्या चाह रहा है। जहाँ पर वीरता दिखाई जा रही वहाँ पर वीर हो जाएगा, जहाँ पर रोया जा रहा हो, विलाप किया जा रहा है, वहाँ पर वियोग हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। जब लेकिन वो प्रेम संबंधी जब वियोग हो, जब रोया जा रहा हो तो वहाँ पर वियोग होता है, और अगर कोई किसी अन्य कारण से रो रहा है, विलाप कर रहा है तो वहाँ पे करुण रस हो जाता है।
ठीक है। अगला है करुण रस, देखते हैं। तो ये दोनों रस थे, वीर रस एक था और एक और श्रृंगार रस था ऊपर वाला। तो ये दोनों रस किसके लिए, 9th क्लास वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, इतने सफिशिएंट हैं, इससे ज़्यादा उन्हें नहीं पढ़ने हैं। और हाई स्कूल वाले देख लें, उन लोगों के लिए जो है करुण रस शुरू होता है। इसका स्थायी भाव शोक है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। ठीक है। और इसका उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बना कर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। ठीक है। ये जगदीश जो है यहाँ पर आना था, लेकिन थोड़ी जगह कम होने के कारण मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये करुण रस का उदाहरण और करुण रस की परिभाषा है। और इसके आगे देखते हैं, इसमें जो है एक रस और है करुण रस, इसके पीछे मैंने बताया। अब यहाँ पर ये हास्य रस है। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव हास्य होता है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है। हास्य इसका स्थायी भाव है और हास्य इसका स्थायी भाव है और हास्य रस होता है ये। ठीक है। तो केवल स्थायी भाव और रस याद रखना है, बस यही परिभाषा सबके लिए है। एक ही परिभाषा में इनको रख दो, तुरंत इसकी परिभाषा बन जाएगी। और इसके लिए जो है उदाहरण क्या है देखते हैं। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उक सहिय कुलाही, देखी दसाहर गन मुस्काही। थोड़ा ज़्यादा अच्छी रहन तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको थोड़ा लैसे ही पढ़ना चाहिए क्योंकि अच्छा लगता है ना। तो जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। इस तरीके से इसको याद करना है। और ये उदाहरण इसका हो जाएगा हास्य रस का। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में है अन्य रस हैं। जैसे अन्य रस हैं उनके उदाहरण हैं। तो याद रखना है कि बस ये 4 ही सफिशिएंट थे, करुण रस और हास्य रस जो है कक्षा 10 वालों के लिए, और श्रृंगार रस और वीर रस 9th वालों के लिए। इसके बाद में अन्य हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि उनके रस लिख दिए हैं और उनके उदाहरण लिख दिए हैं, उन्हें देख लीजिए तुम लोग। और बाकी परिभाषा अपने आप बना सकते हैं। इंटर और फर्स्ट ईयर वाले इनको जो है परिभाषा बना सकते हैं। और जो 4 रस हैं वो भी इंटर वालों के लिए और फर्स्ट ईयर वालों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उसके साथ में आगे के मैं अगर तुम लोग कहोगे तो हम वीडियो बना देंगे इस पर, आगे वाले रसों पर भी। तो इसमें देखते हैं जैसे यहाँ पर है रस और स्थायी भाव, भयानक रस है और भय है। अगर तुमको ये भयानक और भय की परिभाषा बनानी है तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे जैसे है कि यहाँ पे डालोगे भयानक रस, यहाँ पे लिखोगे इसका स्थायी भाव भय है, और जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भय नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है तो वहाँ पर क्या होता है, भयानक रस होता है। इस तरीके से सभी जो है परिभाषाएं, सारी परिभाषा बना सकते हो तुम लोग और इनको याद कर सकते हो सब। लेकिन उदाहरण मैंने इसमें सबके लिख दिए हैं। यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। तो ये इसका भयानक रस का है। इसके बाद में शांत रस का है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिनु सोई काल की फांस। ये है। इसके बाद में अद्भुत रस है और इसका भी उदाहरण दिया है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। ठीक है। और इसके बाद में है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा घृणा होता है और इसका भी जो है उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। तो मैं इसको तुम लोग नोट कर सकते हो अपनी कॉपी पे और याद कर सकते हो।
इस तरीके से इस पे 8 हैं। इसके आगे की जो परिभाषाएं हैं वो भी लिखी हुई हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पे रौद्रस है और रौद्रस के बाद में इसका उदाहरण दिया गया है। भाखे लखन कुटिल भई भव हैं, अरद पट फरकत नयन शिरव हैं। इसके बाद में वात्सल्य रस है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे मल्हावे, जोई जोई कछु गावे। ठीक है, इस तरीके से रस समाप्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट रस थे तुम लोगों के क्लास के लिए, और इनकी जो है परिभाषा अपने आप बना सकते हो, उदाहरण यहाँ से नोट कर सकते हो, इन्हें याद कर सकते हो। ठीक है, और इसी प्रकार का अगला वीडियो जो है आपका आएगा अलंकार पे। इसमें काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा था, इसलिए मैं इसमें नहीं मर्ज कर रहा हूँ अगला वाला वीडियो, तो उसको मैं करते सेपरेट रखूँगा अलग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और इसी तरीके से के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना भूलें। थैंक यू।